गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हम बोर एटम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इनकी अजम्पशंस के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। इनके रिगार्डिंग जो भी हम फॉर्मूलाज फाइंड आउट कर सकते हैं वो करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के, मतलब जितनी भी एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड जो आपके लिए थोड़ा बेसिक था अभी तक मैंने वो रिवाइज कराया आपको। ठीक है, अब हम इसका मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बोर एटम मॉडल। तो ये बातें हम पहले करके आ चुके हैं। जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वो हमारा 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ये कुछ एजम्पशंस पर जो बोर साहब है वो अपने मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो ये एजम्पशंस है वो फर्स्ट एजम्पशंस क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है, और किस इन्फ्लुएंस में मूव करता है, वहाँ पर कूलम फोर्स लगता है। ठीक है, तो हमें पता है कूलम फोर्स क्या होता है। कूलम फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उन चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हमारा डिपेंड करता है ये वैक्यूम और फ्री एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस है या फिर ये किसी मीडियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब अपना जो फोर्स होता है वो क्या होता है, माइनस जेड ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ए स्केयर वो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का। ठीक है, फोर्स ये किस के बीच में मैंने बताया कि ये न्यूक्लियस कूलम फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो किसके बीच में लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन है, जब मान लो ये अपने पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। जब भी हम सर्कुलर ऑर्बिट में कोई चीज़ मूव करती है तो वो क्या एग्जर्ट करती है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं अपने पास, एक कूलम फोर्स एक सर्कुलर फोर्स। सर्कुलर फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन में r होता है, r यहाँ पे क्या है a, और एक फोर्स है अपना जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में a स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आ गया हमारे पास ये। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो पार्टिकल जो है वो मोशन में आ रहा है, तो उसके अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, उस मोशन के कारण जो एनर्जी आ रही है उसे काइनेटिक एनर्जी को हम टी से डिनोट करते हैं। टी क्या अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हाफ जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में a, क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या अपनी पोजीशन में चेंज लाता है, अपनी पोजीशन में चेंज लाता है तो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसके अंदर। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है क्या, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r होती है। ठीक है, अब अपने पास ये क्या होती है, v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, अपने पास जो चार्ज है वो क्या है, जेड ई, जो कि किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का, और e किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का। तो जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/8 जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2t के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आ गई अपनी इतनी। ये थी फर्स्ट एजम्पशंस। नेक्स्ट एजम्पशंस क्या होगी भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट ट्रैवल इन एक्सेलरेशन, इट डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब ये क्या है, क्लासिकल लॉ को फॉलो करता है भाई। क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करता है, वहाँ पर रेडिएट नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वेव्स वहाँ पर कुछ रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, बोहर ऑब्टेन द कंडीशन फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम प्लैंक्स पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू विच ओनली सच स्टेट्स ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर आर पॉसिबल हुज एनर्जी इज En इज इक्वल टू NH वेव नंबर। ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई, जो इलेक्ट्रॉन है ना वहाँ पर अपना क्वांटाइज्ड स्टेट में है। क्वांटाइज स्टेट मतलब वो प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ इंटीजर मल्टीपल में है। इंटीजर मल्टीपल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू ऐसे वेरी करेगी। ठीक है, लेट Q एंड P आर पोजीशन एंड द मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। अब देखो
जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें उसके कुछ वो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो क्या उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है, जब वो मूव करेगा तो मास इनटू वेलोसिटी, उसके पास कुछ मोमेंटम आ जाएगा, वो मोमेंटम क्या है अपना p, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑसिलेटर देन इट्स टोटल एनर्जी, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्वांटम मैकेनिकली p स्क्वायर अपॉन में 2m क्या होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर वेव नंबर स्क्वायर q स्क्वायर इंटू में m इज इक्वल टू, ये है NH वेव नंबर जो हमने एनर्जी ली है, ठीक है। अब इनको अरेंज करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाती है, जो कि इक्वेशन होती है एक एलिप्स की, क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पर a और b क्या होता है सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, ऐसे कुछ होता है ना, ये होता है अपने पास एलिप्स, ठीक है। ये वाली, तो ये वाली एक्सिस होती है उसकी सेमी मेजर एक्सिस जिसे a कह रहे हैं, ये वाली जो एक्सिस होती है ये होती है सेमी माइनर एक्सिस जिसे हम b कह रहे हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू अपनी इसके इक्वल आ रही है, b की वैल्यू अपनी इसके इक्वल आ रही है। एरिया क्या होता है एलिप्स का बहुत अच्छे से पता है, पाई ए बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब अपने पास क्या हो गया, पाई ए बी एन एच, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी क्यू, पी क्या है मोमेंटम और क्यू क्या है इसकी पोजीशन, डी क्यू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन इसकी बार बार क्या हो रही है चेंज हो रही है, और यही अपना क्वांटाइजेशन का रूल है। क्वांटाइज्ड का मतलब देखो बेटा, क्वांटाइज्ड का मतलब समझो यहाँ पे सॉरी, ठीक है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट में, मतलब जैसे कहीं पर तुम कोई चीज़ लेने जाते हो, तो जैसे पेन लेने गए तो तुमने कहा 2 पेन दे दो, 3 पेन दे दो, ऐसे ही बोलोगे, ये तो नहीं कह सकते कि 1.5 पेन दे दो, 3.5 पेन दे दो, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड होने का मतलब होता है फिक्स होना, ठीक है। इस टाइप से इसको यहाँ तक करना है। तो आगे क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है अराउंड ए न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो जो अपने पास सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो जो मोमेंटम था वो एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये क्या है अपने पास एंगुलर मोमेंटम p5 से डिनोट कर रहे हैं, ये हो जाएगा mr स्क्वायर इंटू में 5 यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है इज इक्वल टू mvr। सो द एरिया कितना हो जाएगा, एरिया अपना क्या था इंटीग्रेशन p इंटू डी क्यू पोजिशन थी, तो अब एरिया क्या हो जाएगा p5 इंटू में d5 इज इक्वल टू NH कट। फाई जो हमारा चेंज हो रहा है, देखो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो 0 से कंप्लीट एंगल तक मूव करेगा कितना 2 पाई, तो अब इसको वैल्यू रख देंगे 0 से 2 पाई, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या है 2 पाई p5 इज इक्वल टू NH कट, यानी कि p5 अपना NH अपॉन में 2 पाई। मैंने क्या बताया था, इंटीजर मल्टीपल वैल्यू में मूव करता है, किस एंगुलर मोमेंटम अपना, अब ये आ गया NH अपॉन में 2 पाई, H अपॉन में 2 पाई को हम H कट पुट कर रहे हैं NH कट, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, देखो सर्कुलर मोशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी हाफ mv स्क्वायर, अब आ जाएगी हाफ ma स्क्वायर इंटू में 5 स्क्वायर, v अपना क्या होता है r ओमेगा, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको हम 5 से डिनोट करें तो v इज इक्वल टू r5, तो r अपना क्या था यहाँ पे a ले रहे हैं उसको, तो v स्क्वायर था m हाफ mv स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा हाफ m a स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। हाफ m a स्क्वायर 5 की वैल्यू देखो, ओमेगा होता है 2 पाई बाय t, हम ओमेगा से जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी होती है, यहाँ पे हम इसको 5 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब अपना 2 पाई बाई टी होता है, 1 बाई टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा की जगह 5 पुट कर दूँ, 2 पाई एफ पुट कर रहे हैं, तो हाफ m a स्क्वायर इंटू में 2 पाई f इस पूरे का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 कह दिया। अब तो हमारे पास टोटल क्या आ गई p स्क्वायर अपॉन में 2m, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी p स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है। तो ये p5 का स्क्वायर 2m a स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास आ गया हाफ m a स्क्वायर 2 पाई f इस पूरे का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, p5 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो गई, ठीक है। ये p5 की सॉल्यूशन फॉर्म आ गई। तो अब इक्वेशन नंबर इसको और इसको कंपेयर करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, f की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी ऐसे वेरी करेगी। तो भाई अब अपने पास हमने पढ़ी थी, देखो काइनेटिक एनर्जी हम पीछे पढ़ के आए थे, हाफ
जेड ई स्केयर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये ए की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगी तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कुछ इस टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को यूज़ करके मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूँगी तो मेरे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आ रहा है, टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ ई के इक्वल आ रही है। इस यानी कि अजम्पशन नंबर 2 से मैं क्या कह सकती हूँ, टोटल एनर्जी इज डिपेंड ओनली ऑन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर। किस पर डिपेंड कर रही है? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर पर। अब हम नेक्स्ट अजम्पशन करते हैं, अजम्पशन नंबर 3। नेक्स्ट अजम्पशंस क्या है भाई हमारी? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड आउट बाय एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स। तो फ्रीक्वेंसी अपनी किसके इक्वल हो जाएगी? E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H। ये जो हम ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, मोशन पार्टिकल्स के कारण काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, तो T1 माइनस T2। अब अपने पास ये जो 1 है ये लोअर स्टेट है, ये अपर स्टेट है, ये इनको इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो t की वैल्यू ये भी हम पीछे पढ़ के आए थे, ठीक है। इससे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? यहाँ पे T1 T2 की टर्म्स में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या है? N1, यानी कि स्टेट से तो चेंज हो रही है। अब वेव नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसे क्या है? C और H से क्या है? मल्टीप्लाई कर देंगे, C और H से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया। अब अपने पास है ये जो 2 पाई स्क्वायर m की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन में CH क्यूब। इसको एक कांस्टेंट ले लेंगे जो कि वैल्यू है इसकी r, इसको हम बोल देंगे रेबर्ग कांस्टेंट। इतनी वैल्यू को हम कांस्टेंट ले लेंगे, ये होता है अपना रेबर्ग कांस्टेंट। यहाँ पे हम z इज इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे क्योंकि हम ये सारी अजम्पशंस किसके लिए लेके चल रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए। ये देखो क्या है, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। ए की वैल्यू अपनी क्या थी? जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए इज इक्वल टू टी की वैल्यू अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं तो वो वैल्यू पुट कर देंगे तो ए अपने पास ये आ जाएगा। वी की वैल्यू भी हम पीछे टी की टर्म्स में निकाल के आए थे तो यहाँ पे भी टी की वैल्यू पुट कर दूंगी तो वी की वैल्यू अपनी ये हो जाएगी। अब हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए लेना है क्योंकि हम पहले ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल रहे हैं, हम हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए तो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट पे रहता है। तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हैज़ द रेडियस a1। यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, h स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई 1 पाई रह जाएगा, ठीक है। सब कांस्टेंट टर्म में सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है 0.528 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज। वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर करेंगे तो v इज डिवाइडेड बाय c, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू में v बाय में c 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट करेंगे, जब सारे कांस्टेंट है सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास 1.37 इंटू 29। यहाँ पे अल्फा क्या है? ये है समरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेरिवेशंस थी, ठीक है। डेरिवेशंस तो नहीं कह सकते इनको, फॉर्मूलाज फाइंड आउट करने थे तो एक बार आप इनको 2-3 बार देखना, ठीक है, अच्छे से करना। इसके आगे का हम कल वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको कंप्लीट अच्छे से रिवाइज करके रखना।